हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी 2022 के अंतर्गत आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट। और इस सीरीज़ में हमने अभी तक कर लिए हैं ई नंबर तक के सेट्स को। मतलब हम बात करें तो 5 सेट्स हमने कवर कर लिए हैं। ये है हमारा छठा सेट जिसका नाम है सेट एफ। और ये क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे हैं ये आपके लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड या आपका जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखें। अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर आज का। यहाँ पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 ज़िले हैं। ठीक है, 80 ज़िले नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 75 ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाती है आपकी? गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स फॉर एनी अदर स्टेट इन इंडिया। उत्तर प्रदेश में भारत के किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक ज़िले हैं। मतलब जाहिर सी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 22 करोड़ के आसपास की जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की थी। तो अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बढ़ी ही होगी पिछले 10-12 सालों के अंदर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। जो 75 ज़िले हैं वो सबसे ज़्यादा हैं पूरे भारत के किसी भी और राज्य को कंपेयर करें तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? ओनली 2। ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। केवल 2 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए, फिर अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश राजकाल में उत्तर प्रदेश के पहले के नाम में किस जिले का नाम जोड़ा गया था? इन ब्रिटिश पीरियड विच डिस्ट्रिक्ट नेम वॉज एडेड टू द अर्लियर नेम ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, अगर जो हम बात करें उत्तर प्रदेश के नाम के ऊपर अगर जो चर्चा करें तो ये बात होती है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो 1882 1882 के अराउंड उत्तर प्रदेश ना होकर इसका नाम था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के नाम से जाना जाता था पूरा इलाका। मतलब उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा, आपका उत्तराखंड तक का जो पूरा एरिया है वो सारा नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसका डिवीज़न होता है और डिवीज़न होकर क्या बनता है? ये 2 पार्ट में बेसिकली डिवाइड होता है। और पहला पार्ट बनता है प्रोविंस ऑफ अवध। प्रोविंस ऑफ अवध बनता है एक, और दूसरा बनता है प्रोविंस ऑफ आगरा। ठीक है, और अगर जो हम बात करें, आप सभी को अगर जो ये चीज़ नहीं भी पता, कोई बात नहीं, आपको एक चीज़ और डेफिनेटली ज़रूर पता होगी। 1937 के अंदर, 1937 के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम जो था वो क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, यहाँ पर था। उसके बाद फिर 1900 के आसपास में, लगभग 1900 के आसपास में ये डिवीज़न होता है अवध और आगरा वाले रीजन के अंदर। मतलब अवध आपका जो ये लखनऊ वाला और पूरा इधर गोरखपुर तक का जो बेल्ट है पूरा, ये कहा जाता था। और आगरा, प्रोविंस ऑफ आगरा, आपका जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है उसे कहा जाता था। 1937 में ये सारी चीज़ें हटाकर क्या कर दी गई? कंबाइन कर दी गई, जिसे बनाया गया यूनाइटेड प्रोविंस। और यूनाइटेड प्रोविंस को जब ना हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 के अंतर्गत, उसके बाद 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस बन जाता है उत्तर प्रदेश। अब देखिए, उत्तर प्रदेश तो बन गया, अब 24 जनवरी को ही जो है उत्तर प्रदेश जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, एज अ उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है हर साल। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि किस डिस्ट्रिक्ट के नाम पर अर्लियर उत्तर प्रदेश का नाम था, तो वो था आपका आगरा। तो ऑप्शन डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, आगरा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तो यहाँ आप देख सकते हैं अगले प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला लखनऊ जिले के साथ सीमा साझा नहीं करता है ना? तो देखिए, अगर जो हम बात करें लखनऊ की, तो देखिए ये है लखनऊ आपका। इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लखनऊ।
लखनऊ के पश्चिम की तरफ, यहाँ पर इस एरिया में, इसको मैं रेड कलर से ले लेता हूँ। लखनऊ के पश्चिम में आपको सीतापुर मिलेगा, यहाँ पर आपको उन्नाव मिलेगा, इस तरफ में उन्नाव। यहाँ पर आपको मिलेगा कानपुर, कानपुर नगर और कानपुर देहात आपको देखने को मिलेगा। इस तरफ मिलेगा आपको बाराबंकी, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है, और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस एरिया में रायबरेली, ठीक है। तो मतलब ये लगभग 5 जिलों से घिरा हुआ है। तो देखिए सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी है। यहाँ पर कौन सा नहीं है? अमेठी। अमेठी कहाँ आता है? रायबरेली के आगे आता है। अमेठी आता है रायबरेली के आगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो जुड़ा नहीं है, मतलब जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है लखनऊ के साथ, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा गया था, तो वो है अमेठी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बट ये तो लखनऊ के बारे में पूछ लिया गया। हो सकता है कि एग्जाम में किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ लिया जाए जो शायद आपसे आप उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में कम फेमिलियर हो, तो इसलिए मैप को ज़रूर देखें। उत्तर प्रदेश का जो मैप है उसको आप बार बार देखें, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स आपको अच्छे से पता हो जाए। स्पेशली जो बड़े बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, इन सभी को ज़रूर देखें। उधर मेरठ हो गया, गाज़ियाबाद है, तो इन शहरों को ज़रूर देखें ताकि आपको उनके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में ज़रूर पता हो, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से वो जिले हैं जिन्हें एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसका हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर जो हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 8 जिले हैं जो एनसीआर रीजन के अंदर आते हैं, जिसे एनसीआर कहा जाता है। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, उसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के। पहला है शामली। अगर हम बात करें उनकी, शामली है एक, मुजफ्फरनगर, ठीक है, सॉरी मुजफ्फरपुर है, नहीं मुजफ्फरनगर है, सॉरी मुजफ्फरपुर तो आपका बिहार में हो जाता है। शामली, मुजफ्फरपुर, सॉरी मुजफ्फरनगर, और बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 3, कुछ रह गया क्या यहाँ पे? एक मिनट, गाज़ियाबाद हो गया, और एक हाँ बुलंदशहर, बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर, ठीक। तो देखिए ये हो गए पूरे 8 जिले। ये 8 के 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो एनसीआर रीजन के अंदर काउंट किए जाते हैं। इसमें पूछा उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। अब हरियाणा के या राजस्थान के, मतलब हरियाणा के, राजस्थान का तो कोई नहीं लगता, बट हरियाणा का कोई नहीं पूछा गया है यहाँ पर, सिंपली आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के जिले। तो ये 8 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के लगते हैं। तो देखिए कौन कौन सा है? शामली है, हापुड़ है, मेरठ है, मथुरा नहीं आता, अलीगढ़ नहीं आता। तो मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, 2, 3, 4 देखिए कहाँ पर है। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2, 3, 4। ऑप्शन ए, केवल 2, 3, 4, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो एनसीआर के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, मैच ऑफ द फॉलोइंग लगाना है आपको। तो डिस्ट्रिक्ट्स दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट्स के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, जिला मुख्यालय जिसे कहते हैं, तो वो पूछा गया है, ठीक है। तो आपको मैच लगाना है यहाँ पर। तो मैच का मैंने टेबल नहीं बनाया, टेबल हम अपना जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सोनभद्र जो है, सोनभद्र का जो हेडक्वार्टर है ये आपको देखने को मिलेगा रॉबर्ट्सगंज के अंदर, ठीक है। और संत कबीर नगर, जिसे भदोही कहा जाता है आज की डेट में, संत कबीर नगर का जो हेडक्वार्टर है वो है ज्ञानपुर, ठीक है। जब कभी आप वाराणसी जाएं तो आपको ज्ञानपुर एक रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और अमेठी की जो है, अमेठी का जो हेडक्वार्टर है वो है गौरीगंज, और जालौन का हेडक्वार्टर है औरैया। तो यहाँ पर देखिए ए के साथ क्या बन रहा है, ए के साथ है 4, बी के साथ है आपका 3, सी के साथ है 1, डी के साथ है 2। तो मतलब 4, 3, 1, 2, ये है कॉम्बिनेशन इस मैच ऑफ द फॉलोइंग का, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो देखिए ज्योतिबा फुले नगर जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, किसके अंतर्गत आता है, ये पूछा गया है ना। तो देखिए ज्योतिबा फुले जो नगर है, इनकरेक्टली मैच पूछे गए हैं, है ना। तो यहाँ पर इनकरेक्ट, एक मिनट, गलत मेल से पूछा है, ठीक है, ओके। तो देखिए ज्योतिबा फुले जो नगर है ये हाथरस में नहीं आता, ये बेसिकली कनेक्टेड करता है आपका अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से। अमरोहा, देखिए एक अमरोहा डिस्ट्रिक्ट आपका उत्तराखंड के अंदर है, ये उसी का ही हिस्सा है। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट जो है आधा उत्तराखंड में है, आधा उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो ये वही वाला पार्ट है।
तो ये वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये इनकरेक्टली मैच पूछा है तो आपको पहला ऑप्शन हो गया इनकरेक्टली मैच, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम बात करें, रमाबाई नगर जो है ये कानपुर देहात के अंदर आता है, बिल्कुल सही है। और ठीक है, और ये पंचशील नगर आपका हापुड़ के अंदर आता है, संत रविदास नगर भदोही के अंदर आता है, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली पुराने नगर हैं, ये जो नाम है दिस इज द ओल्ड नेम, ये डिस्ट्रिक्ट्स के ओल्ड नेम है और ये जिलों के न्यू नेम है, न्यू नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के नए नाम हैं। हाथरस, कानपुर देहात, हापुड़, भदोही और ये जितने भी नगर हैं नाम हैं ये सारे क्या हैं, पुराने नाम हैं। तो और देखिए हाथरस की जब हम बात करते हैं तो हाथरस का जो पुराना नाम है वो क्या है, वो है महामाया नगर, महामाया नगर, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। हाथरस का पुराना नाम था, जो मतलब ओल्ड नेम था डिस्ट्रिक्ट का, वो था महामाया नगर। और ज्योतिबा बाई फुले नगर का जो नया नाम है वो है अमरोहा, ठीक है। बाकी तीनों जो है आपके करेक्टली मैच्ड हैं। तो इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। और हाथरस जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाथरस महामाया नगर से जब ये हाथरस बना, कब बना था, 2012 के अंदर, ये भी ठीक है, आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं, बट कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पार्ट। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक और मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आपको बताना है, करेक्टली मैच बताना है आपको कौन सा सही है, सही मिलान आपको बताना है कौन सा सही मिलान है यहाँ पे। तो चुनार तहसील जो है ये आपकी कहाँ पर है, देखिए चुनार तहसील आपकी सोनभद्र में नहीं है, चुनार तहसील आपको देखने को मिलती है मिर्ज़ापुर के अंदर, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वाराणसी, सोनभद्र ये सब आसपास के ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं और चुनार तहसील आपको मिर्ज़ापुर में मिलती है देखने को, सॉरी। और अगली है सरदाना तहसील, सरदाना तहसील आपकी जो है करेक्टली पूछा था है ना, सरदाना तहसील आपकी मेरठ में मिलती है, बिल्कुल ये करेक्टली मैच है आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सरदाना तहसील आपको मेरठ में मिलती है। मोथ तहसील जो है, मोथ तहसील ये आपको देखने को मिलेगी गोरखपुर में नहीं है, ये है झांसी के अंदर, झांसी के अंदर। और अतरौली तहसील आपकी फिरोजाबाद में ना होकर ये है अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मतलब अलीगढ़ के अंदर जो अतरौली तहसील है और मोथ तहसील आपकी झांसी के अंदर है, ना कि गोरखपुर के अंदर। चुनार तो आपको पता ही हो गया मिर्ज़ापुर के अंदर है। और ये है आपका सरथाना तहसील आपकी मेरठ के अंदर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर तो देखिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज सीन एज अ काउंटर मैग्नेट एरिया ऑफ एनसीआर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, काउंटर मैग्नेट एरिया मतलब ऐसा हो गया, देखिए काउंटर मैग्नेट एरिया हिंदी में भी हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, काउंटर मैग्नेट एरिया। दैट मीन्स मैग्नेट क्या होता है भाई, अपने तरफ चीज़ों को खींचने वाला, है ना। तो वाराणसी, सॉरी, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा ज़िला है बेसिकली, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बेसिकली मैग्नेट की तरह काम करता है कि चीज़ों को खींचता है, मतलब किसको खींच रहा है भाई, इंडस्ट्रीज को खींचेगा, व्यापार को खींचेगा, मतलब एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो वो कहा जाता है बरेली को, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली आप याद रखिएगा, बरेली को कहा जाता है काउंटर मैग्नेट ऑफ एनसीआर। मतलब एनसीआर का जो रीजन है आपका, देखिए ये दिल्ली है आपका, दिल्ली के आसपास, दिल्ली से लगभग अब ये कह लीजिए कि 230 से लेकर आई थिंक 250 किलोमीटर के आसपास पड़ता है बरेली। तो एनसीआर रीजन कहाँ तक आता है, एनसीआर आपका मेरठ तक आता है और मेरठ से मुश्किल से आई थिंक 100 किलोमीटर के आसपास आपको पड़ता है। तो ये मैग्नेट का काम करता है एनसीआर रीजन के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है बरेली। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो विच इज़ द लार्जेस्ट म्यूनसिपैलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो म्यूनसिपैलिटी है वो कौन सी है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगी कानपुर म्यूनसिपैलिटी। ऑप्शन कानपुर नगर निगम जो है सबसे बड़ी म्यूनसिपैलिटी है, क्योंकि देखिए कानपुर नगर है, एक कानपुर देहात है, ये मतलब शहरी इलाका है, बट दो बार पूरा एक डिस्ट्रिक्ट ही दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया है। बिकॉज ये एक मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आपको इस्टेब्लिश देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से कानपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है। और अगर जो हम बात करें यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक और इन्फॉर्मेशन है, वो भी शेयर कर लेते हैं हम साथ में। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो कितनी हैं,
17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर? 17। ठीक है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है, ये बेसिकली जो अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट की हम बात करेंगे, 74th अमेंडमेंट हुआ था 1992 के अंतर्गत। ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें से पहली जो फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो कहाँ पर शुरू हुई थी? चेन्नई के अंदर। ठीक है। और फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वो कौन सी हुई थी? देखिए यहाँ पर आपको 4 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो शुरू हुई थी, एक साथ हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। वो थी, एक तो लखनऊ नगर निगम या लखनऊ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दूसरी है आपकी अलीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तीसरी है कानपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो सॉरी 3 नहीं, हाँ ये 3 थी, आई थिंक, हाँ 3 थी। तो ये तीनों जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये तीनों एक साथ शुरू हुई थी 1959 के अंतर्गत। ठीक है। तो कानपुर भी आपकी 1959 के अंदर शुरू हुई थी, सबसे बड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, वो कहा गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक औसतन तापमान दर्ज किया जाता है? मतलब जो एक एवरेज हाई टेम्परेचर है या एवरेज हाईएस्ट टेम्परेचर उत्तर प्रदेश का है, मतलब किस एरिया में आपको देखने को मिलेगा? लोअर गंगा, देखिए अब इसको उत्तर प्रदेश को समझने के लिए फिर हम वही अपना मैप बना लेते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव मैप इस तरीके से जिससे आपको समझ में आ जाए। लोअर गंगा एंड यमुना, दो आप देखिए, लोअर गंगा एंड यमुना की बात कर रहा है, मतलब गंगा आपकी ये वाली फ्लो होके आई, यमुना आपकी ये फ्लो होकर यहाँ पर मिल गई। ठीक है, वाराणसी में। तो लोअर गंगा मतलब ये वाला पार्ट, और यमुना दो मतलब ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। पूर्वांचल की बात करता है, पूर्वांचल मतलब आपका ये वाला एरिया, मतलब एक ये वाला एरिया, यहाँ पर आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। या फिर रोहिलखंड मतलब आपका ये वाला एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया बेसिकली, जो रोहिलखंड के अंदर आपका बरेली हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामनगर हो गया, तो ये वाले जो एरियाज़ हैं ये वाले काउंट होते हैं। ये वाला सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला है। या फिर बुंदेलखंड की जब हम बात करते हैं तो ये नीचे वाला साउथ एरिया, उत्तर प्रदेश का साउथ एरिया जिसमें झांसी वगैरह सब आता है। ठीक है, झांसी, बांदा, ये सब एरिया। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर आपको कहाँ देखने को मिलता है? बुंदेलखंड रीजन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब बुंदेलखंड के अंदर रीजन इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट कंडीशन है वो कैसी है? हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है, गर्म है और मतलब आर्द्र है। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। और एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर हाई होने का, ये वाला जो बुंदेलखंड का रीज़न है स्पेशली, ये नियरर है, मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक है टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि आपका 23.5 हाफ 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपका जो कर्क जाता है, पास होती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके बिल्कुल ही पास वाला इलाका है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई आपको देखने को मिलता है बुंदेलखंड के रीजन में। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, द मेजॉरिटी ऑफ क्लाइमेट रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए जो उत्तर प्रदेश का पूरा क्लाइमेट है, मतलब अगर जो हम बात करते हैं कि हर एरिया अलग अलग टेम्परेचर वेरी करता है, जो आपका गंगा यमुना दो आपका एरिया है, या पूर्वांचल एरिया है, या रोहिलखंड का एरिया है, या बुंदेलखंड का एरिया है, तो हर जगह टेम्परेचर वेरिएशंस है, थोड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं। बट अगर जो हम ऑन एन एवरेज एक मेजॉरिटी मतलब एक एवरेज टेम्परेचर की बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, या क्लाइमेटिक कंडीशन की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 40 डिग्री सेल्सियस आपको, 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही आपको मोटा मोटा गर्मियों के टाइम पर देखने को मिलेगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। चाहे आप नॉर्थन उत्तर प्रदेश के अंदर हो, साउथ में हो, या ईस्ट वेस्ट कहीं पर भी हो, ऑन एन एवरेज 40 डिग्री के आसपास या उससे ज़्यादा ही टेम्परेचर आपको पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में मैक्सिमम टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा ऑन एन एवरेज। ठीक, ऑन एन एवरेज कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो इन्वायरमेंट की बात है ना, क्लाइमेट रीजन की, तो क्लाइमेटिक फैक्टर जो है यहाँ पर वो कैसा है? वो है मानसून, मानसून एंड ड्राई टाइप, मानसून एंड ड्राई टाइप का यहाँ पर क्लाइमेटिक रीजन आपको देखने को मिलता है पूरे उत्तर प्रदेश में ऑन एन एवरेज। ठीक है, हर जगह ज़्यादातर मानसून बारिश होती है और सूखा, थोड़ा सा ड्राइनेस टाइप की आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है CWG से। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर जो पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या क्लाइमेटिक रीजन है उसका जो
रिप्रेजेंटेशन है वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा CWG में। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है कि इन विच प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश रिकॉर्डेड लोएस्ट एवरेज हीट इन द समर। सबसे कम हीट मतलब देखिए गर्मियों के टाइम पर सबसे ठंडा एरिया कौन सा वाला है, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे ठंडा मतलब अब ये कह लीजिए ये वो वाला एरिया है रोहेलखंड का एरिया। रोहेलखंड के अंदर जो एरिया पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका बरेली। ठीक है, तो ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर, बरेली। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विच ब्रांच ऑफ साउथ वेस्टर्न मानसून। साउथ वेस्ट देखिए ये आपका कंट्री साउथ वेस्ट, साउथ ये है वेस्ट ये है। ठीक है, विच ब्रांच मतलब इसकी कौन सी वो ब्रांच है जो मैक्सिमम रेनफॉल लाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वो कौन सी शाखा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक वर्षा करती है। देखिए दक्षिण पश्चिम से इस तरीके से आता है, कुछ वेव्स आपकी बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में, फिर वहाँ से मूव होकर फिर इस तरीके से आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये मूवमेंट देखने को मिलता है हवाओं का। ठीक है, तो मानसून भी इसी तरीके से देखिए आज की डेट में अभी हम जब पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, जुलाई का महीना है, उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो रही है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं बारिश हुई है, कहीं नहीं हुई है। मेजोरिटी अभी बारिश यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिलती है जुलाई के महीने में। बाकी जो आपका ये वाला इलाका है मतलब महाराष्ट्र, गुजरात या इधर असम वाला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आपको देखने को मिलेगी। ये हवाएं जब तक यहाँ पर आएंगी तब जाकर यहाँ पर बारिश होगी, इसमें अभी समय लगता है। ठीक है, अगस्त या जुलाई के अंत में या अगस्त की शुरुआत में यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। अब प्रश्न ये था कि कौन सी मानसून ब्रांच बेसिकली जो यहाँ पर बारिश लाती है, वो होती है आपकी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। बंगाल की खाड़ी जो हवाओं का जो रुख है बंगाल की खाड़ी से होकर जो आएगा उसकी वजह से मैक्सिमम बारिश होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन बी है यहाँ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के अंदर किस जगह पे सबसे ज़्यादा बारिश आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ देखने को मिलती है, तो ये आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए सबसे ज़्यादा देखिए जब हमारा दक्षिण भारत से मानसून इस तरीके से मूव होते हुए आता है तो सबसे पहले कौन सा एरिया पड़ेगा, आपका गोरखपुर वाला एरिया। तो गोरखपुर में सब देखिए जो एरिया सबसे पहले पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा बारिश भी वहीं पर देखने को मिलेगी, है ना। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में से सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, गोरखपुर के अंदर। ठीक है, गोरखपुर के अंदर ऑन एन एवरेज अगर जो हम बात करें यहाँ पर आपको 190 के के आसपास जून के महीने में बारिश आपको देखने को मिलती है। और अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर में अबव 250 की बारिश आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, कभी कम कभी ज़्यादा, बट ऑन एन एवरेज इससे ज़्यादा ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सेट एफ के। आई होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।